में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बीमारियां जीवन का हिस्सा बन गई हैं। इतना ही नहीं, आरामदायक जीवन भी कई बीमारियों का कारण है। हड्डी के रोगों में घुटने और कूल्हे के रोग बहुत आम हो चुके हैं। कई बार घुटना इतना खराब हो जाता है कि व्यक्ति का चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और आज नी रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी है और जरूरी है भी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे हमारे हेल्थ स्पेशल शो हेल्थ गुरु में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एलीट मेडिसिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ गुरु में। नमस्कार डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, और मुझे लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम बात करें उससे पहले आर्थराइटिस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आर्थराइटिस क्या है और कितने प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए। देखिए, सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थराइटिस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आर्थराइटिस जो मोस्ट कॉमनली आमतौर पे अपने को देखने को मिलता है वो है उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस, जिसमें कि घुटनों की जो अंदरूनी परत होती है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कार्टिलेज कहते हैं, वो उम्र के साथ साथ घिसने लगती है। जिस प्रकार हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे आंखों में मोतियाबिंद आता है, उसी तरीके से घुटनों के अंदर की कार्टिलेज जो होती है वो कमज़ोर पड़ के घिस जाती है, जिसे हम उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक उसी तरह एक दूसरी प्रकार की आर्थराइटिस होती है जिसे हम गठियावात कहते हैं। ये प्रायः कम उम्र के लोगों को ग्रसित करती है और इसमें केवल घुटने या कूल्हे ही नहीं, उसके साथ साथ शरीर के कई अन्य जोड़ जैसे हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, उनमें भी उनके अंदर की भी जो कार्टिलेज होती है वो भी घिसने लगती है और उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उस प्रकार की अन्य गठियावात की बीमारियों से बुलाते हैं। तो मुख्यतः ये दो प्रकार के हैं। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत ही कॉमन दोनों के सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें कि वाकई गठियावात है या फिर जो उम्र के साथ आर्थराइटिस हमें हो रहा है, हम उससे पीड़ित हो गए, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों के सिम्टम्स में कुछ फ़र्क रहता है। जैसे कि जो कम उम्र के गठियावात के पेशेंट्स होते हैं उनमें दर्द और सूजन के साथ ही साथ जोड़ों में जकड़न रहती है और साथ में कई बार उनके पास अन्य बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं, जैसे कि लिवर की या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हें फर्दर प्रूफ करने के लिए, फर्दर कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ एक्सरे और कभी कभी MRI की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन सब के करने के बाद हम एक डिसीजन ले पाते हैं कि ये किस प्रकार की आर्थराइटिस है, क्या ये गठियावात है या उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस है। डॉक्टर सिद्धार्थ, अमूमन हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस की तो सबसे ज्यादा हमारे घुटनों का जिक्र होता है, क्योंकि बुजुर्ग काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कहीं उन्हें बाहर जाना है तो घुटनों में प्रॉब्लम है, आगे अब क्या किया जाए, बाहर नहीं जा पाते हैं, लाइफस्टाइल काफी चेंज हो जाती है उसके कारण, और ऐसे में सजेशन मिलता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। तो ये हम कैसे समझें कि अब वाकई वो वक्त आ चुका है जब हमें नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और थोड़ा प्रोसेस भी आप बताइए कि कैसे नी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन आते हैं इस बात पे कि हम कब डिसाइड करें कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। इसके लिए मुख्यतः दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि अगर आपकी उम्र 55 या 60 तक आ चुकी है और आपको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में तकलीफ होने लगी है, तकलीफ से मेरा मतलब है घुटनों के दर्द के कारण आपका उठना बैठना या चलना फिरना आपका कम हो गया है। जैसे आमतौर पर उस उम्र में अगर आप मार्केट जाने के बारे में सोच रहे हैं या किसी शादी को अटेंड करना चाह रहे हैं और वो आप अपनी घुटनों की प्रॉब्लम के कारण वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और हम साथ ही साथ हम एक्सरे में ये देख रहे हैं कि घुटनों के में आर्थराइटिस एडवांस्ड हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही बढ़िया सर्जरी है जो कि आपको आपकी लाइफस्टाइल में वापस ला सकती है और आपको एक पेन फ्री लाइफ आगे के लिए, जीवन भर के लिए
प्रदान कर सकती है। तो जब आपको अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी घुटनों के कारण, आप कहीं आने जाने में भी सोचे, तो यानी कि तब वक्त आ चुका है। और जैसा कि हमें डॉक्टर सिद्धार्थ बता रहे हैं कि जब आप एक्सरेज करवाते हैं उसमें अगर आर्थराइटिस ज्यादा बढ़ चुका है तब आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्या प्रोसेस रहता है नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी का? क्योंकि जैसे ही सर्जरी हम सुनते हैं तो काफी ज्यादा डर हमारे मन में आ जाता है कि अब क्या होगा, क्या आगे हमारी लाइफ उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी? तो थोड़ा प्रोसेस बताइए, और क्या वाकई डरने की जरूरत है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट या इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कोई भी सर्जरी जब किसी को रेकमेंड करते हैं तो साधारण सी बात है कि सामने वाला घबराता ही है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा भी है कि लोगों के आंसू निकल आते हैं। बट ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले के ज़माने आज की डेट में एक बहुत ही सेफ सर्जरी हो चुकी है, जिसके कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से मेरा मतलब है मोर देन 99% सक्सेस रेट है इन सर्जरीज का। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक, मैं कहूँगा, एक तरह का एक मिसनॉमर है, क्योंकि इस सर्जरी में हम नी को पूरी तरह से ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज लेयर होती है, जो उसकी सबसे निचली लेयर होती है या सबसे सुपरफिशियल लेयर में कहूँ, जो कि आर्थराइटिस में घिस जाती है, इस सर्जरी में हम केवल उस घिसे हुए हिस्से को रिप्लेस करते हैं। ये नॉर्मल नी जॉइंट है, इसकी ये जो नीले रंग की जो परत है इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये हड्डी के सबसे नीचे की हिस्सी है। आर्थराइटिस में यही परत ये घिस जाती है। ये घिस के कुछ इस प्रकार की हो जाती है। ये जो वाइट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये घुटने की गद्दी है, जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं, जो प्रायः स्पोर्ट्स इंजरीज के टाइम पे या किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के टाइम पे यहाँ पर चोट लगने के कारण ये गद्दी फट जाती है, जिसका कि हम दूरबीन से रिपेयर करके इलाज करते हैं। और रही बात, अगर इस प्रकार का आर्थराइटिस अगर डेवलप हो गया है तो उसे हम इस तरह से रीसर्फेसिंग सर्जरी में करके हम उस डैमेज्ड कार्टिलेज को हटाकर उसमें इस प्रकार का एक, समझिए कि एक कैप की तरह लगा देते हैं, जिससे कि उसकी चिकनाहट वापस आ जाती है और सारा मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, और जिससे कि दर्द चला जाता है और घुटनों का टेढ़ापन वापस से सीधा हो जाता है। कब आपको नी रिप्लेस करवाना है और डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी हालत ज्यादा अच्छे से पता होती है, तो आप उसके हिसाब से रिएक्ट कीजिए और जल्द से जल्द कोई बड़ा डिसीजन आप लीजिए। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया ट्रांसप्लांट और रिप्लेसमेंट में क्या बेहतर है, लेकिन रिप्लेसमेंट जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि ज्यादा बेहतर होता है, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? और अभी बहुत से दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो चुका है। अब ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवाओं को भी काफी दिक्कतों का इसके कारण सामना करना पड़ता है। तो यदि रिप्लेसमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं तो क्या फायदे इसके हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा समय के साथ साथ हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जो रहा है, उसके कारण आर्थराइटिस, जो कि पहले शायद 60-65 प्लस की उम्र में मरीजों को ग्रसित करता था, आजकल हम इवन 40 प्लस की उम्र में पेशेंट्स को देख रहे हैं, जो कि जिनमें आर्थराइटिस काफ़ी प्रोडोमिनेंट हो गया है। उसके कारण काफ़ी सिम्टम आने लगे हैं और काफ़ी तकलीफ में है वो। तो यहाँ पर ज़रूरी है ये पता लगाना कि आर्थराइटिस जो है वो किस स्टेज में है। आर्थराइटिस को अमूमन हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अगर आर्थराइटिस शुरुआती स्टेज में है, यानी अर्ली आर्थराइटिस है, तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक मेडिसिन में, फिजियोथेरेपी में है। और हम अगर एक लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें, उसमें वज़न को कम करें, तो हम वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं और हम अपने आर्थराइटिस को और आगे बढ़ने से रोक भी कर सकते हैं, या जिस तीव्रता से वो डैमेज हो रही है उसे हम धीमा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस हमारी एडवांस्ड हो चली है तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, और वहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, तो वो सिर्फ अपने को रिप्लेसमेंट सर्जरीज में ही मिलेगा, यानी रीसर्फेसिंग सर्जरीज, टोटल नी
रिप्लेसमेंट सर्जरीज में ही मिलेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के कई तरह के मिथ भी हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे कि सर्जरी में आपने बताया कि लोगों के आंसू निकल आते हैं, उन्हें फिर लगता है कि शायद अब हम वैसी लाइफ नहीं जी पाएंगे जैसे हम पहले जी पा रहे थे, लेकिन आपने बताया कि रिप्लेसमेंट यदि हम कर रहे हैं तो और अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। तो नॉर्मल लाइफ बैक टू, मतलब जब सर्जरी के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ में कितना वक्त लग जाता है, और तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रहा है उसके बाद? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहा है उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वो कब नॉर्मल हो जाएगा, कब अपने रूटीन में आएगा। तो जिस टेक्निक से मैं सर्जरीज कर रहा हूं, हम उसमें बहुत मिनिमल बोन कट्स लेते हैं। ये एक तरह का रीसर्फेसिंग सर्जरी है। बहुत मिनिमल बोन कट्स हैं, बहुत मिनिमल बोन ब्लड लॉस है। हम अर्ली मोबिलाइजेशन में बिलीव करते हैं, यानी प्रायः मेरे पास अगर पेशेंट मॉर्निंग में एडमिट हो रहा है और मैं फर्स्ट हाफ में अगर सर्जरी कर रहा हूं, तो 3 to 4 आवर्स के बाद मेरा पेशेंट जो है वो एक मिनिमल सपोर्ट के साथ वापस खड़े हो सकता है और अपने ही बेड का एक चक्कर लगा सकता है, एंड इनफैक्ट तीसरे दिन हम उनको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, यानी महीने से 1.5 महीने के बाद वो अपने सारे रूटीन में आ जाता है, यानी घर के बाहर निकलने वाले काम जैसे मार्केट तक जाना, मंदिर तक जाना, वो सब भी कर पाता है। पेशेंट्स 3 से 4 हफ्ते में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो जाके किचन वगैरह में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसमें, इसीलिए उनको हिम्मत दिखा के इसमें डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन भी हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स खेलते हुए घुटनों में काफी चोट आ जाती है और कई बार एक लंबा अरसा हो जाता है कि हमें स्पोर्ट्स से दूरी बनानी पड़ती है। और मुझे इसी से ख्याल है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ में कैसे हम जाएं। यदि कोई जिम फ्रीक है, उसके अगर घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर नी रिप्लेसमेंट वो करवा रहे हैं, तब वो जिमिंग, रनिंग, फिर वो बाकी ये सब चीजें कितने दिनों में वापस शुरू हो सकता है? देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं। अगर हम डील कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिगामेंट्स की इंजरीज जो होती हैं, जो घुटने के बीच की कार्टिलेज के अलावा एक मेनिस्कस भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरह से घुटने की गद्दी का काम करता है, घुटने के कुशन का काम करता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स और मेनिस्कस, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये घुटने को स्टेबिलिटी देते हैं, उसे कुशनिंग देते हैं। अगर किसी यंग एज में किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या जिम करते टाइम अगर वहाँ की इंजरी हुई है, तो उनका अर्जेंट, मैं बोलूँगा जितना जल्दी हो सके उसको, उस इंजरी को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। वो हम प्रायः पेशेंट को एग्जामिन करके और एक MRI जो टेस्ट होता है, MRI जांच होती है, वो करके हम पता लगा सकते हैं कि इंजरी की सिवियरिटी क्या है। अगर वहाँ पर कोई लिगामेंट या कोई स्ट्रक्चर या कोई मेनिस्कस कोई अगर फट गया है, कोई टेयर है उसमें, तो उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। उसे रिपेयर करके हम उस पेशेंट को हम एक वापस से एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, जिसमें कि वो अपनी जिमिंग, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वापस से शुरू कर सके। तो इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि एक टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे इनिशियली अगर हम हमसे नेग्लेक्ट करके रखें, तो ये इंजरीज जो हैं बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद हम उसे उस कदर रिपेयर नहीं कर पाते कि वो अपने इंजरी के प्री इंजरी लेवल में जा पाए, यानी इंजरी के पहले जैसा वो लाइफ जी रहा था उस लेवल में हम उसे ले पाएं। इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए और उसका रेक्टिफिकेशन, उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट वो भी टाइमली होना चाहिए। रही बात नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, वो उसके बाद हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वो तो करें ही, साथ ही साथ डेफिनेटली एक माइल्ड एक्सरसाइजेज में अपने आप को एंगेज करके रखें, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, टहलना हो गया, जिमिंग अगर करते हैं तो वहाँ पर साइकिलिंग करें वहाँ पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घुटनों की सारी मसल्स को बैलेंस प्रोवाइड करता है, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करता है और इससे मोबिलिटी मेंटेन रहती है उनकी। ठीक है डॉक्टर, जैसे कि हमें बात ही कर रहे हैं अभी नी रिप्लेसमेंट की, तो किसी की सर्जरी हो जाती है तो फिर उसके बाद कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो उन्हें लेना होगा और मतलब ध्यान देना होगा कि अब ये करना है और ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला तो प्रिकॉशन जो होता है कि इनिशियल सर्जरी के इनिशियल
2 to 3 वीक्स, क्योंकि सर्जरी के बाद बैलेंस वापस से पेशेंट का डेवलप करना होता है, तो उसमें हमें फिजियोथेरेपी के सहारे लगभग 2-3 हफ्ते का समय लगता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पेशेंट को किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर उसे के गिरने का डर हो। जैसे कि अगर पेशेंट का बेडरूम है तो वहाँ पर हम फ्लोर मैट्स, जो दरियाँ होती हैं, वो दरी वहाँ से नहीं रखें, वो वहाँ पर कोई पैर जिसमें फंसे वैसी कोई चीज़ ना रखें। पानी, एकदम गिरा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, वो ड्राई रहना चाहिए वो एरिया। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो यही रहता है कि उसे हम कोई भी ऐसा गिरने वाले इन्वायरमेंट में, वैसे इन्वायरमेंट में ना रखें। बाकी चीज़ें जैसे जैसे फिजियोथेरेपी प्रोग्रेस करता है, पेशेंट अपने रूटीन लाइफ में आ जाता है एंड देन ही कैन लीड हिज फर्दर एक्टिविटीज़। और सर ये भी कि हम जोड़ों के दर्द को बहुत कॉमन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे कमर दर्द हो रहा है या मुझे घुटने में दर्द है, तो हम इसको चलता फिरता कर देते हैं कि ठीक है, कुछ हम खाएंगे पिएंगे या पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन जॉइंट पेन से हम दूर रहें ताकि अच्छा एक लाइफस्टाइल हम जी सके, आगे और प्रॉब्लम ना हो, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं कि आर्थराइटिस से हम दूर रहें? देखिए, छोटी मोटी जो इंजरीज होती हैं या हल्का फुल्का दर्द होता है, वो आपको वर्क प्लेस पे भी हो सकता है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते समय भी हो सकता है। तो अगर ये जो आमतौर पे जो हम घरेलू नुस्खे होते हैं, अगर उनसे हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो अननेसेसरली हमें उससे डिले नहीं करना है। तो उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आपको अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि आपको एक डायग्नोसिस बता दें कि ये समस्या है और इसका ये निदान है। तो इसे हम इग्नोर ना करें, सबसे पहला तो वो। दूसरी बात, हमें ये प्रॉब्लम से हम बचे कैसे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी रूटीन में एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स हम अपने शेड्यूल से, अपने डेली रूटीन से निकालें, कुछ एक्सरसाइज करके। वो एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं आप अगर योगा करते हैं योगा करिए, आप साइकिलिंग में इंटरेस्ट है आपका, आप साइकिलिंग करें, आप जिमिंग करते हैं आप जिम जाइए। बट अपने को हर उसमें एक प्रिकॉशन में रहना है और अपने को ओवर एग्जर्ट करके अपने आप को इंजर नहीं करना है, अपने को लिमिट्स में, सेफ लिमिट्स में करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना वेट रिस्ट्रिक्टेड रखना है। जो हर एज का वेट हाइट के अनुसार होता है और हमें, जिसे हम BMI बोलते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना वेट उस BMI रेंज में रखें, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे अन्य प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो हार्ट और बाकी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, वो सब तो है ही, साथ ही साथ घुटनों की प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं, एंकल्स की प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना वेट कंट्रोल रखें। थर्डली, न्यूट्रिशन पार्ट आता है। न्यूट्रिशन में हमें कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हम जितना कम रखें एंड फैट्स जितना कम रखें उतना बेटर है। हमारे न्यूट्रिशन में मिनरल्स और विटामिन्स की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध, दही, पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनके लिए फ़िश, चिकन, ये सब हेल्प करता है इवन बोन्स और मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, और हमें बोन और जॉइंट की प्रॉब्लम से बचाए रखता है। डॉक्टर सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर सिद्धार्थ, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में डर रहता है कि ये फेल हो जाती है सर्जरी और हमें नहीं करवाना चाहिए। तो इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या कभी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप कुछ हमें दूसरा सजेशन दीजिए, हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, तो कितना ये प्रॉब्लमैटिक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका आर्थराइटिस एक एडवांस्ड आर्थराइटिस हो चला है तो आपके पास लॉन्ग टर्म आपको आराम देने के लिए नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन रहता है। वहाँ पर उस स्टेज में आते आते आपके पास मेडिसिन्स और पेन किलर्स और इंजेक्शंस का बहुत रोल नहीं रह जाता। उनसे आपको जो आराम मिलना है वो एक बहुत ही टेम्पररी आराम मिलना है। जैसे कि मालिश कर लिया, तो जब तक वो मालिश का असर है, जब तक वो अंदर के पेन को दबाता है, तो शायद वो उस तक आपको आराम मिल जाए। पेन किलर्स खाना हम जानते हैं कितना हानिकारक होता है। आप रेगुलरली अगर पेन किलर्स खा रहे हैं तो अपने लिवर, किडनी को भी डैमेज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कोई लॉन्ग टर्म आंसर नहीं है। रही बात सक्सेस आउटकम कैसा है, तो यहाँ तक देखा गया है, जो इंटरनेशनल नेशनल स्टडीज़ हैं और जो हमारे यहाँ भी जो स्टडीज़ हम देख रहे हैं, उसमें इवन एट 30 ईयर्स भी हमारे पास मोर देन 90% सक्सेस रेट है। तो इसलिए इस सर्जरी से आप घबराएं बिल्कुल नहीं।
यहाँ तक कि जो सर्जरीज आज से 50 साल पहले की गई हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स आज के डेट में भी सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। तो आप इसे किसी भी एक अन्य सर्जिकल प्रोसीजर की तरह लीजिए जिसमें कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। रही बात सर्जिकल रिस्क की, तो क्योंकि ये सर्जरी है तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज एक सर्जरी का रिस्क रहता है, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है क्योंकि ये हमें जो बेनिफिट दे रहा है वो डेफिनेटली हमें उसके रिस्क से ज़्यादा है। मोर देन 95% सक्सेस रेट आज भी हमें उसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारी मेडिकल जर्नल्स हैं उनका भी ये तक कहना है कि जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज है दे हैव बीन कॉल्ड एज द सर्जरी ऑफ द सेंचुरी, मतलब इस पूरे शतक का, इस पूरे सेंचुरी का वो सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इस सर्जरी से डरना चाहिए। लोग प्रायः बोलते हैं कि हाँ हमने ऐसा सुना है कि ये सर्जरी फेल हो जाती है, लेकिन ये सब उन्होंने सुना है, किसी ने देखा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेंड हाथों में ये सर्जरी करा रहे हैं, जो सर्जन इसकी एक्सपीरियंस रखते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं इस सर्जरी को जहाँ पर रेगुलरली ये सर्जरीज हो रही हैं और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा जो कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम से, इस तरह की लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम से आपको निश्चित आराम देगा। तो यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीनी होगी, फिजिकल एक्टिव खुद को रखना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट वेट कंट्रोल यदि हम रख रहे हैं और अच्छे से खा पी रहे हैं तो आर्थराइटिस से हम दूर रह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। बिल्कुल। तो लास्ट में सर कोई छोटा सा मैसेज जो आप यंगस्टर्स के साथ ही बुजुर्गों को देना चाहें कि आर्थराइटिस से आपको बचना है, तो कुछ गोल्डन टिप्स सर आपके। मेंटेन योर डाइट, कंट्रोल योर वेट एंड लीड एन एक्टिव लाइफस्टाइल, दैट इज द होल मोटो। ओके, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल आप यदि जीते हैं तो आर्थराइटिस की समस्या से आप कोसों दूर रहेंगे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ यदि आपको बढ़ना है, यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप डॉक्टर सिद्धार्थ से कंसल्ट कर सकते हैं। अब फिलहाल हेल्थ गुरु में इतना ही। डॉक्टर सिद्धार्थ बहुत बहुत शुक्रिया आर्थराइटिस के साथ ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ आपका। थैंक यू।